दोस्तों, इस बार नेतन्याहू बड़ा बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात ईरान की, हिजबुल्लाह की, हमास और हूती लड़ाकों के हमलों की नहीं कर रहा, और ना ही आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनके देश में उनके खिलाफ कैसा प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल ये पूरा मसला है घोटालों से जुड़ा हुआ, जिसकी जांच के आदेश उनके ही सरपरस्तों ने दे दिए हैं, जो सीधे नेतन्याहू पर आरोप है। यानी कि अब नेतन्याहू को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और यही नहीं, हालात ये हो गए कि इस बीच नेतन्याहू ने आकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, जिसने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया। एक एक खबर में आपको दिखाऊंगा कैसे नेतन्याहू इन तमाम चीजों में फंसते चले गए और कैसे यमन ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमास और हिजबुल्लाह से जुड़े कई दस्तावेज लीक होने पर नेतन्याहू का दावा, बदनाम करने की हो रही साजिश। नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में चलेगा मुकदमा, घोटालों की जांच के दिए आदेश। सऊदी अरब के चैनल ने हिजबुल्लाह कमांडर पर किया बड़ा दावा, लेबनान के पूर्व पीएम की हत्या का बताया आरोपी। यमन ने इजराइल पर किया बड़ा हमला, यरूशलेम में अफरा तफरी का आलम। और रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 70 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक अपील ये कि जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, स्कैनर देख रहे हैं, उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। थोड़ा प्यार आपका कम मिल रहा है दोस्तों, मैं चाहता हूं वो प्यार बढ़े, जिससे पूरे जज्बे और हौसले के साथ यूं ही आपके सामने खबर लाते रहे। लेकिन यही नहीं, इसके साथ साथ आपको लाइक और कमेंट बढ़ाने होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से जब मैंने आपसे एक अभियान शुरू किया, हमने कहा कि हमें पूरे परिवार के बारे में जानकारी चाहिए, तब तो आपने कमेंट किए, लेकिन साथ साथ लाइक की भी ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हमारा आपसे हो, आपके बीच में जाएं, आपके चीज़ों को समझें। और मैं वादा करता हूं कि जिसका कमेंट सबसे शानदार होगा, हम अपने वीडियो में, हर एक वीडियो में एक एक कमेंट को पढ़कर भी दिखाएंगे कि किसने क्या कमेंट किया है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो अभियान है उसमें आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। और बिना देर किए खबर की तरफ चलते हैं। खबर क्या है? खबर ये आई है कि मैडमैन न्यूज़ ने एक अपने टेलीग्राम चैनल पर खबर डाली। खबर किस चीज़ को लेकर है? जो हमास और हिजबुल्लाह के साथ इनकी डील चल रही थी, उसके पेपर लीक हो जाते हैं, दस्तावेज लीक हो जाते हैं। अब उसको लेकर कई तरह के आरोप लग रहे थे। अब जब आरोप लगने लगे तो नेतन्याहू सामने आते हैं, और क्या लिखा है? नेतन्याहू क्राइज, यानी रोने लगे, बाय सेइंग दैट, क्या कहते हुए कि डॉक्यूमेंट्स वर लीक्ड टू हमास एंड हिजबुल्लाह फ्रॉम सेंसिटिव मीटिंग। हिंदी बताता हूं कि नेतन्याहू ये कहकर रोते हैं कि संवेदनशील बैठकों से जो डॉक्यूमेंट्स हमास और हिजबुल्लाह वाले लीक कर दिए गए और इसकी कोई जांच नहीं की गई, ये एक तरीके से उनके दफ्तर पर भयंकर हमले हो रहे हैं इसकी वजह से, यानी कि साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ। इसी खबर को लेकर देखिए क्या लिखा गया है। इजरायली पीएम प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने, उनके बयान है कि मेरे दफ्तर पर भयंकर और अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड अटैक्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ये एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड फिशिंग है, जिसे पकड़ने का हमारा पूरा का पूरा अभियान था, जिसका उद्देश्य देश को, नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना, यानी उनकी छवि को खराब करना है, ये नेतन्याहू का कहना है। यानी जो संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स जैसे ही लीक हुए, उसके बाद उनके अपने ही देश के अंदर उनकी बड़ी फजीयत हो रही थी, उनका विरोध हो रहा था, और इन सब के बीच नेतन्याहू ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने फिर से कह दिया कि ये कुछ भी नहीं थी, जांच होनी चाहिए थी, और ये सब उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। चलिए, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं खबर कि आखिरकार नेतन्याहू फंस कैसे गए अपने ही देश में। तो टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का ही अखबार है, वेबसाइट है, मीडिया है, उन्होंने क्या लिखा? नेतन्याहू आस्क कोर्ट टू डिले हिज टेस्टिमनी, यानी कि नेतन्याहू कहते हैं अदालत से कि जो उनकी गवाही होनी है उसमें थोड़े और समय हम उन्हें दीजिए। नेतन्याहू ने अदालत से अपने भ्रष्टाचार के मुकदमे में अपनी गवाही में थोड़ा वक्त मांगा है, ये कहते हुए कि अभी जो पूरा संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, ऐसे में अभी अदालत के सामने पेश होने में वो लाचार है, मजबूर है, इसलिए अभी वो सामने नहीं आ पाएंगे, गवाही नहीं दे पाएंगे, थोड़ा वक्त दीजिएगा उनको। इन सब के बीच कर क्या रहे हैं देखिए, एक और मुसीबत आ गई। मुसीबत यह ही है कि दावा किया गया है कि इजराइल गवर्नमेंट लीगल एडवाइजर, जो कानूनी सलाहकार है, इजराइल सरकार के जो कानूनी सलाहकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही दफ्तर में जो घोटाले हुए, जो दस्तावेज लीक हुए, उसको लेकर जांच के आदेश दे दिए। और जो 4 घोटाले हैं उनको, उनसे संबंधित ये मसला है, यानी पहले से ही कई मामले नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की अदालत में चल रहे हैं।
अब नए और मामले निकल कर आ गए जिसको लेकर अब नेतन्याहू परेशान चल रहे हैं और एक तरफ कोर्ट से मांग रहे हैं समय कि हमें समय दीजिए और दूसरी तरफ जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब आप समझिए दो तरीके से कैसे खेला जाता है। यही इसी बीच एक हिब्रू सोर्सेज यानी कि इजराइल की तरफ से सोर्सेज है, उनके सूत्र हैं, उन्होंने भी एक जानकारी दी। इजरायली पत्रकार है इतामार बेन जैकेन, उन्होंने एक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि नेतन्याहू के इजराइल में सत्ता में लौटने के बाद उनके प्रति जो वफादार चैनल है चैनल 14, उस पर सरकारी विज्ञापनों की बड़ी तादाद देखी गई। यानी कि देखते ही देखते इजराइल में जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है नेतन्याहू ने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैनल हो गया इजराइल का। बताया गया सबसे ज़्यादा लिकुड के मंत्रियों द्वारा संचालित मंत्रालय में हुई थी पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री दफ्तर भी शामिल है। मिरी रेगेविन के नेतृत्व में परिवहन मंत्रालय ने चैनल पर विज्ञापन 480% की वृद्धि कर दी। यानी जो विज्ञापन उनको मिलता था सबसे ज़्यादा विज्ञापन चैनल 14 को दिया गया। इसीलिए वो दिन रात उनकी चरण भक्ति राग अलापता रहता है नेतन्याहू की। 480% सिर्फ किसका? परिवहन विभाग का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से 480% ज्यादा विज्ञापन इस चैनल को दिए गए। यानी कैसे घोटाला होता है, ये चीजें निकल कर आ रही हैं और इन्हीं सारी चीजों में फंसते जा रहे हैं नेतन्याहू। अब एक दावा जो किया गया है हिजबुल्लाह के कमांडर को लेकर, जिनकी अभी मौत हो गई थी एक हमले में, उनको लेकर दावा किया गया कि दरअसल वही हिजबुल्लाह का कमांडर था जो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल था। यह दावा किसने किया? सऊदी अरब की मीडिया ने किया है। पढ़िए कह रहे क्या, इजरायली हमले में लेबनानी प्रधानमंत्री की हत्या के लिए वांछित जो व्यक्ति था हिजबुल्लाह का कमांडर, उसके मारे जाने का दावा किया गया। सऊदी अरब की मीडिया ने बताया कि लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के लिए जो जिम्मेदार है हिजबुल्लाह का कमांडर, हाल ही में इजराइल के एक हवाई हमले में मारा गया। अल अरबिया आउटलेट ने कहा है कि सलीम जमील अय्याश मारा गया। सोशल मीडिया पर अपुष्ट रिपोर्टों में दावा किया गया कि उसे सीरियाई शहर अल कुसैर के पास मारा गया, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। हिजबुल्लाह के गढ़ में ये हिजबुल्लाह के कमांडर को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद ये कहा गया कि ये वही व्यक्ति है जिसने लेबनान में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला किया था और हत्या की थी, आरोप लगाया गया है। अब इस आरोप की कितनी सत्यता है ये भी जांच का विषय है। फिलहाल सऊदी अरब की तरफ से ये खबर दिखाई जा रही है। अब आते हैं बड़े हमले पर। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि यमन की तरफ से किया गया और यमन ने सीधे इजराइल के यरूशलेम पर यह हमला किया है। वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस वक्त की वीडियो है जब यह हमला हुआ था और उसके बाद वहां जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर वो मिसाइल गिरी और उसके बाद के हालात आपके सामने, आप वीडियो देख भी रहे हैं। दरअसल इसमें दावा किया गया हाल ही में यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल के हमले में यरूशलेम के बेत शेमेश में कई गाड़ियों में आग लग गई। उस वक्त की ये वीडियो है, दावा किया गया है। इसी के साथ एक मीडिया प्लेटफॉर्म है इजराइल का, उसकी तरफ से भी दावा किया गया, पुष्टि की गई इस खबर की कि हाँ, यमन से बेत शेमेश इलाके में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी और वेस्ट बैंक में कई अलग अलग इलाकों में उसके छर्रे भी गिरे कई। लेकिन दावा यह किया गया कि अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है कि इसमें कोई घायल हुआ है। वहीं कुदस है, कुदस ने ट्रांसलेट किया है, क्या लिखकर बताया पूरी कहानी की, जो इजराइल की सेना ने पुष्टि की कि मिसाइल हमले में यमन की तरफ से लॉन्च किए गए थे और यरूशलेम में बेत शेमेश को निशाना बनाया गया था, जिसकी वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई कि कैसे गाड़ियों पर गिरती है वो मिसाइल और उसके बाद आग लग जाती है। एक और वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें दावा किया गया कि यमन से हाल ही में जो मिसाइल दागी गई उसके बाद यरूशलेम के बेत शेमेश में आग लग गई। ये पूरी अलग अलग वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं और ये तमाम चीज़ें कहेंगे कि क्यों। दरअसल क्या ना, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या केवल यमन की तरफ से दावा किया गया, क्या केवल ईरान या फिर जो लेबनान की तरफ से दावा हो रहा है, या फिर वाकई इजराइल के अंदर जो कुछ हुआ उसे रिपोर्ट जो कर रही है इजरायली मीडिया वो क्या बता रही है। तो इसलिए मैंने बताया कि इजरायली मीडिया भी ये बता रही है, पुष्टि कर रही है कि हाँ, यमन से की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी और जो उनका इलाका है बेत शेमेश उस पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक और है, देखिए सायरन बजने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। पहले सायरन सुनिए कि किस तरह से सायरन बज रहा है। ये उसी वक्त का बताया गया जब यमन की तरफ से हमला हुआ था और उसके वक्त की कई और इलाकों में इसी तरह से सायरन बजने लगे। बताया गया कि जिस वक्त मिसाइल हमले हुए तो हेब्रोन की जो इलाका है वहाँ पर तेज़ तेज़ सायरन बजने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, लोग दहशत में आ गए। अब एक कमांडर की खबर दिखाने जा रहा हूँ। ये कमांडर है इजराइल के जो कमांडर हैं उन्होंने गजा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा है? हारेत्स
है उसके मुताबिक इजराइल की जो सेना के 162वें डिवीजन के कमांडर हैं, उन्होंने उत्तरी गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ सफाई अभियान चलाने दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी और नेतन्याहू के तहत राजनीतिक नेतृत्व के आदेश के आधार पर उनकी वापसी को रोकने की बात स्वीकार की कि हाँ, ये सब कुछ जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी इस बातों में सत्यता है, यानी ये सारी चीज़ें हुई हैं। वहीं चैनल जो है 12, इजराइल का ही चैनल है, चैनल 14 नहीं, चैनल 12। चैनल 14 के लिए जो मैंने खबर दिखाई वो अलग चैनल है इजराइल का, ये चैनल 12 है। उसके सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इजरायलियों को उम्मीद है, बड़े उम्मीद में बैठे हैं इजरायली, कि गजा में लड़ाई रोकने और इजरायली सेना की गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक जल्द प्रस्ताव लाएगी। दरअसल आप कहेंगे कि ये तो इजराइल के लोग हैं, ये क्यों ऐसे बात सोच रहे हैं? तो आपको बता दूं कि पिछले 8-9 महीने से पहले शुरुआत में राष्ट्रवाद के नाम पर ये तमाम युद्ध लड़ा जाता रहा, बताया जाता रहा कि हमास ने इजराइल पर अटैक किया, उसके बाद इजरायली एकजुट होते हुए नजर आए, कई भी चीजें देखी होंगी, लेकिन अब वो परेशान हो गए इजराइल के लोग। दावा किया जाता है कि इजराइल के लोग इसलिए भी ज्यादा परेशान है क्योंकि युद्ध नेतन्याहू नहीं लड़ रहा है, उनके मंत्री नहीं लड़ रहे हैं, कमांडर नहीं लड़ रहा है, बल्कि लड़ कौन रहा है? आम सैनिक। उन सबको जबरदस्ती गजा, लेबनान भेजा जा रहा है। कई ऐसे बंदी हैं जो हमास के कब्जे में हैं, उनको छुड़ाने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। और जो खबर भी आई थी कि जो ऑपरेशन शुरू किया जाना था, जो पूरा का पूरा कि एक्सचेंज हो रहे थे दोनों तरफ के प्रिजनर्स, लेकिन उसको रोकने का काम नेतन्याहू की सरकार की तरफ से ही किया गया, ये खबरें आई थी। उसके बाद से अब इजरायली कामना कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई बड़ा फैसला ले और इस पूरे युद्ध को रोके और हमारे अपनों को गजा से बाहर लेकर आए। फिलहाल अगली खबर, ये खबर मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, लेकिन दिखाना इसलिए और ज्यादा इस समय जरूरी हो जाता है क्योंकि बार बार बात चल रही है सीज फायर को लेकर कि गजा के साथ कब होगा। हिजबुल्लाह को लेकर तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है इजराइल। तो इसे हायूम ने लिखा कि लेबनान में युद्ध विराम समझौते में कहा गया है कि हिजबुल्लाह सीमा पर वापस नहीं आएगा। कई और हैं कि समझौते के तहत इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर वापस आ जाएगी। ये तमाम चीजें इसमें दावा किया गया है। और अब आखिरी खबर जो रूस से जुड़ी हुई है, जाते जाते दिखा दूं कि रूस ने एक बहुत बड़ा दावा किया। रूस की तरफ से क्या कहा गया? रशियन एयर, ये प्रेस टीवी की खबर है कि रशियन एयर डिफेंस शूट डाउन 70 यूक्रेनियन ड्रोन्स। क्या कि रूस वायु रक्षा बलों ने, यानी जो डिफेंस एयर डिफेंस है उनके, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 70 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रूसी हवाई एयर डिफेंस जो है उसने 6 रूसी क्षेत्रों में यूक्रेन की तरफ से लॉन्च किए गए लगभग 70 ड्रोनों को मार गिराया, जो देश के लिए कीव द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी बताई कि मॉस्को के ऊपर यूक्रेन के आधे ड्रोन मार गिराए गए। तो यानी कि एक तरफ इजराइल के लिए दिक्कत है तो वहीं यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।